जय हिंद साथियों। आज के बिहार पुलिस के इस चौथे क्लास में हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी और कैग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। डायरेक्ट ये सारे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ये चौथा क्लास है बिहार पुलिस के लिए। इससे पहले 3 क्लास मैं करा चुका हूँ और आपको मैंने बताया ही था कि कुल 40 वीडियो के माध्यम से मैं आपका जो बिहार पुलिस का सिलेबस है उसको ख़त्म करा दूंगा, ठीक ना। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग के पास वक्त नहीं है, वक्त को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो बचे हुए समय है इसमें पढ़ाई करना है। तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि अभी वीडियो को पॉज करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यही सब हम लोग का मोटिवेशन है, तो प्लीज़ मोटिवेशन बनाए रखें। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, ठीक ना। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो होते हैं राष्ट्रपति। देखिए आज के जो क्लास है इसमें मैं क्या किया हूँ कि जैसे आपको परीक्षा में प्रश्न पूछता है ना, आसान ही प्रश्न रहता है लेकिन उसका जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा टफ होता है। परीक्षा में आसान ही सवाल लड़के गलत करके आते हैं ना, क्यों? क्योंकि उसका जो लॉन्ग लैंग्वेज है यानी उसका जो भाषा है वो थोड़ा टफ बना देता है। तो थोड़ा सा आदमी मतलब वो हो जाता है, कन्फ्यूजिया जाता है कि अरे यार ये तो हम सुने थे इसका कौन सा आंसर होगा, एप्पल होगा कि बॉय होगा, कैट होगा, डॉग होगा, यानी ए बी सी में आदमी कन्फ्यूजिया जाता है। लेकिन कन्फ्यूजियाना नहीं है, मैं आपको पहले से ही प्रिपेयर कर दे रहा हूँ, हैबिचुअल बना दे रहा हूँ ऐसे प्रश्नों का, ठीक ना। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोगों ने देख लिया कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है, तो वो है राष्ट्रपति। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का पद हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, 52 में है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति आपको राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी जो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है वो कौन है, राष्ट्रपति है। यदि वास्तविक प्रधान आपको पूछेगा तो वहाँ प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो जैसा आपको परीक्षा में प्रश्न पूछेगा उस हिसाब से देख लीजिएगा। अगर यही पूछ देगा कि संघ का कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान कौन है, तो वो है प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसे ही औपचारिक प्रधान कौन है, तो राष्ट्रपति हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में है, ठीक ना। देखिए यहाँ मैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कैग से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको लिया है। बाकी मैं जब अनुच्छेद वाले वीडियो में बताऊंगा तो आपको सभी अनुच्छेद बिना रटे हुए याद करा दूंगा, ठीक। उसका उसका आपको टेंशन नहीं लेना है और परेशान नहीं होना है, ठीक ना, वो मेरी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद से निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, ये डायरेक्ट आपको परीक्षा में पूछता है। तो उसके लिए समानुपातिक प्रतिनिधि मंडल एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेते हैं, तो देखिए बाबू ये आपको बहुत बार प्रश्न पूछा है कि निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इनके निर्वाचक मंडल में संसद तथा विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य, यहाँ मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, निर्वाचित सदस्य। तो संसद में कौन आ जाएगा, तो संसद में आपको पता ही है लोकसभा और राज्यसभा आ जाएगा, ठीक। विधानमंडल में कौन आ जाएगा, तो विधानमंडल में आपको विधानसभा आएगा। कौन आएगा, विधानसभा। विधान परिषद नहीं आएगा इसमें, इसमें विधान परिषद नहीं आएगा, ठीक ना। यहाँ विधानमंडल है तो यहाँ विधानसभा कर लीजिएगा। विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए किस न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना, 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए देखिए इसको कैसे पूछा है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, जबकि इजी में पूछ सकता था कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो ऐसे ही सवाल पूछता है तो आदमी थोड़ा सा कन्फ्यूज आ जाता है परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के भीतर भर लिया जाना चाहिए, तो अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त है तो 6 माह के भीतर आपको भर जाना चाहिए। देखिए ये जो 4-5 सवाल मैं आपको बताया हूँ ये
एक ना एक जरूर कोई किसी न किसी शिफ्ट में आएगा। कौन सा कि इनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनको शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं हमारे। और त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। और इनका जो रिक्त स्थान है, यानी इनका अगर पद रिक्त हो जाता है तो कितने दिनों के अंदर भर जाना चाहिए? तो 6 माह के भीतर रिक्त स्थान को भर जाना चाहिए। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति है वो संसद द्वारा हटाए जा सकते हैं। और संसद किस प्रक्रिया की सहायता से हटाती है? तो वो महाभियोग प्रक्रिया है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 61 में की गई है। ठीक ना। महाभियोग प्रक्रिया की चर्चा अनुच्छेद 61 में की गई है। इसी की सहायता से संसद राष्ट्रपति को उनके पद से हटाती है। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कैसी है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। चलिए मैं आपको ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है एकदम अच्छे से समझाता हूँ, इसलिए कि महाभियोग की प्रक्रिया से सवाल आपको परीक्षा में पूछता है, थोड़ा सा मतलब घुमावदार पूछ देता है उसका लैंग्वेज। ठीक ना। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा नोट्स है, उसी से मैं लिया हूँ। राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। आपको पता ही है कि संसद में 2 सदन होता है, एक होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। तो मान लीजिए ये कोई सदन ए है, ठीक ना, ये सदन बी है, तो लोकसभा सदन ए को मान लिए हैं और राज्यसभा सदन बी को मान लिए। ठीक, अपने मन से मान लीजिए ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। तो मान लीजिए लोकसभा से शुरू होता है इनका राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये शुरू होता है। तो सबसे पहले उस सदन के 1/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी 1/4 बहुमत से उस सदन में पारित होना चाहिए कि हाँ लोग राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही पूछ देगा कि जो शुरुआती सदन होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग करने के लिए, उसका कितना प्रतिशत मतलब पारित होता है, कितने प्रतिशत या फिर कितने बहुमत से पारित करना पड़ता है पहले। ठीक ना, समझ रहे हैं बातों को ना। तो वो हो जाएगा आपका प्रतिशत पूछेगा तो 1/4 मतलब 25% हो जाएगा ना, तो 1/4 हो जाएगा। उसके बाद जब पारित हो जाएगा तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। देखिए ये भी प्रश्न पूछ देता है कि महाभियोग लाने से कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है? तो 14 दिन पहले। यहाँ मैं लिखा हूँ ये पहला वो है कार्य है। उसके बाद दूसरा ये चीज़ किया जाता है। तीसरा क्या होता है? तो राष्ट्रपति अपना सफाई देने के लिए उस सदन में आते हैं। भाई राष्ट्रपति को तो मौका दीजिएगा ना, तो 14 दिन के लिए मौका दे दिए। अगर राष्ट्रपति सफाई देने के लिए इस सदन में आ गए, मान लीजिए वो सफाई दिए, उनका बात अगर मान लिया गया कि हाँ सही कह रहे हैं, ये सफाई सही दिए हैं, तो फिर यही महाभियोग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। और नहीं, अगर मान लीजिए वो सफाई दिए कहीं अगर उस सदन को अच्छा नहीं लगा, वो कहा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, तो फिर वो क्या करेगा सदन कि चौथा कार्रवाई के रूप में वो 2/3 बहुमत से पारित करेगा। यानी ये जो सदन है यानी लोकसभा है, ये 2/3 बहुमत से पारित करके आगे भेजेगा दूसरे सदन को, यानी दूसरे सदन को भेजेगा। ठीक ना, ये 5वां कार्य दूसरा सदन है। उसके बाद 5वां कार्य के बाद 6वां कार्य क्या होगा? यानी 6ठा कार्य जो 6वां जो चरण है, इसमें ये सदन जो बी है यानी राज्यसभा है, ये एक जांच समिति का गठन करेगी। और ये जांच समिति है ये अपना रिपोर्ट कुछ दिनों में आपको सदन बी को देगी, यानी जो दूसरा सदन है उसको रिपोर्ट देगी। अगर इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि हाँ इन पे राष्ट्रपति जी पे महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाना चाहिए, तो फिर ये जो लास्ट सदन है यानी जो अंतिम सदन है, ये 2/3 बहुमत से पारित करेगी, तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। ठीक ना। आई होप आप समझे होंगे। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा जल्दी में बता दे रहा हूँ कि परीक्षा में प्रश्न क्या पूछता है, उसके बाद आप लोग देखिएगा। ठीक, एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। मोबाइल पे सब कुछ करना पड़ता है ना भाई, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। हम थोड़ा सा टेक्निकल आदमी नहीं है ना, ये हाथे से चला रहे हैं सब, कम है। देखिए मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। पहला प्रश्न तो यही हो गया। चलिए ठीक है, अगर जिस सदन से शुरू होगी, जिस सदन से मान लीजिए अगर शुरू होगी, तो अनुमति के लिए कितनी मत की आवश्यकता होती है? तो 1/4 मत, 1/4 मत या फिर 1/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल ये है कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से पहले कितने दिन पहले सूचना दिया जाता है? तो बाबू 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है। ठीक, 3 सवाल हो गया। चौथा सवाल ये है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने मतों से पारित होता है? तो 2/3 बहुमत से पारित होता है। ठीक ना, यह मैं आपको समझाया हूँ, ये मेरा नोट्स था, तो मैं आपको वही फोटो खींचकर बता दिया, अच्छे से समझा दिया कि कैसे कैसे महाभियोग की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो बेसिकली 4 या 5 प्रश्न पूछता है। यही पूछता है कि किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, जिस सदन से शुरू होगा उसका कितना मत आवश्यक है, कितने दिन पहले सूचना दिया जाता है, और सबसे अंत में पूछेगा कि जो दूसरा सदन है, मान लीजिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कितने मत चाहिए। ठीक ना, तो 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ता है। चलिए समझ गए बातों को, और उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। यानी पुनः निर्वाचन का अर्थ हुआ कि उनको दोबारा निर्वाचन, तो ये अनुच्छेद 57 में बताया गया है। यानी राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में बताया गया है। तो वैसे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कोई लिमिट नहीं है, ये कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। समझ गए ना, मतलब कहने का अर्थ है कि जो एक ही राष्ट्रपति है वो दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसका कोई मतलब बॉन्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है। तो देखिए ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि जो राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति है राष्ट्रपति का, वो अनुच्छेद 72 में है, ठीक ना। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, ये भी किसी न किसी शिफ्ट में आपको ज़रूर पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ये जो क्षमादान शक्तियाँ है, इसके तहत ये कितने प्रकार का क्षमा कर सकते हैं, ठीक ना। कितने प्रकार का क्षमा कर सकते हैं बाबू, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला है क्षमा, उसके बाद लघुकरण, फिर परिहार, विराम, प्रतिलंबन, यानी 1 2 3 4 5 प्रकार से ये किसी की भी सज़ा को मतलब क्षमा कर सकते हैं। चलिए अब इसको डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, उतना डीप में नहीं पूछेगा, यही पूछ देगा कि इसमें से कौन सी क्षमादान शक्तियों में सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी। तो कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही किनकी मृत्यु हो गई थी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की हुई थी। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित भी पूछता है, 4-5 गो राष्ट्रपति है जिनसे कि अधिकतर सवाल पूछता है। जैसे कि 2 बार लगातार 2 बार निर्वाचित हुए कौन से राष्ट्रपति हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। या फिर ये भी पूछता है कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किस पद पर आसीन हुए थे। तो राष्ट्रपति बनने से पहले वो पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे, पटना नगर पालिका के क्या थे, चेयरमैन थे, ये भी पूछता है। उसके बाद एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए तो वो नीलम संजीव रेड्डी है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा है। और ये भी बहुत बार पूछा है कि वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनके समय द्वितीय क्रम की मतगणना की गई थी, यानी दोबारा मतगणना की गई थी, तो वो वीवी गिरी हैं। कौन है, वीवी गिरी हैं। और आपका राष्ट्रपति से संबंधित ये आपका सवाल भी पूछ देगा कि द्रौपदी मुर्मू जो अभी वर्तमान में भारतीय राष्ट्रपति हैं, भारत की राष्ट्रपति हैं, जो महिला राष्ट्रपति है ना, ये आपका कौन से राष्ट्रपति है, तो 15वीं राष्ट्रपति हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कुछ राष्ट्रपति से रिलेटेड, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। यानी वित्त बिल के लिए किसकी जो स्वीकृति है आवश्यक है, तो भारत के राष्ट्रपति की, ठीक। अगला सवाल है कि आकस्मिक निधि जिसकी चर्चा अनुच्छेद 267 में है, कितने में है, 267 में है, इनसे धन निकालने की शक्ति किसको है, तो राष्ट्रपति को है। आकस्मिक निधि से धन निकालने की शक्ति राष्ट्रपति को, वही संचित निधि से धन निकालने की शक्ति संसद को है, ठीक ना। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा था मामला, तो वो था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, कभी कभी ये पूछ देता है कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने ये काम किया था, तो वो ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, कब थे, 1986 में। तो ये तीनों आपको फैक्ट्स एक ही में मैंने सम्मिलित कर दिया, इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करता है। मान लीजिए अगर राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, तो वहाँ उपराष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे, तो उसको पद को कौन संभालेंगे, तो वो संभालेंगे आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो गणतंत्र का अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी वंश के अनुसार शासन भारत में नहीं चलता है। हम लोग जो है सत्ता प्रमुख हम लोग चुनते हैं, ठीक ना। अगला सवाल है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है, तो वो है राष्ट्रपति को। किसको है, राष्ट्रपति को है। अगला सवाल है कि युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है। तो बाबू युद्ध की घोषणा और शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है, राष्ट्रपति है। कौन है, राष्ट्रपति। इसीलिए राष्ट्रपति को हम लोग तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी कहते हैं। तो अगर परीक्षा में ये भी पूछ देगा कि भारतीय संविधान के अनुसार या फिर भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो वो राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला सवाल है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त जो बैठक है ना, ये आहूत की जाती है आपको राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। बुलाई तो जाती है आहूत मतलब बुलाना, तो बुलाया कौन, राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक ना। नहीं तो मैं कल के वीडियो में बता दूंगा। अगला सवाल है संसद के सत्रावसन तथा विघटन कौन करता है। तो संसद के सत्रावसन तथा विघटन राष्ट्रपति करते हैं, ठीक, जिसकी चर्चा आपको अनुच्छेद 85 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको देखेंगे।
तो उपराष्ट्रपति से संबंधित पहला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है बाबू, तो वो लिया गया है यूएसए से। जबकि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया, ठीक ना। बहुत सारे कैंडिडेट्स राष्ट्रपति का पद को यूएसए से मार देते हैं गलती से, लेकिन इसको गलती नहीं करना है। वो राष्ट्रपति का पद लिया गया है ब्रिटेन से, जबकि उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है आपको यूएसए से, ठीक। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है, तो है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में है कि उपराष्ट्रपति भारत के होंगे। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो वही 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है, तो बाबू राष्ट्रपति दिलाते थे। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, समझ गए। और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है, तो वो होती है 5 वर्ष की होती है, ठीक ना। एक सवाल और बहुत ज़्यादा पूछता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ तक समझ के बातों को। ये आपको जो 5 फैक्ट्स है लगातार, इसमें से आपको परीक्षा में प्रश्न जरूर दिखाई देगा। कभी कभी सवाल थोड़ा सा घुमाएगा तो क्या करेगा, ये कह देगा कि ऐसा कौन सा पद है या फिर ऐसा कौन सा मतलब सदन है जिसका कि सभापति है वो उस सदन का सदस्य नहीं है। तो जो राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य थोड़े ना होते हैं, वो तो निर्वाचित होते हैं ना। तो इसका आंसर आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, तो बाबू यहाँ मैं आपको एकदम सिंपल सा बता रहा हूँ कि जो हम लोग राष्ट्रपति के महाभियोग में बताए हैं, देखे हैं कि कौन कौन भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के महाभियोग में हम लोग को पता ही कौन भाग लेंगे, सिर्फ संसद भाग लेगी। संसद के दोनों सदन भाग लेंगे ना महाभियोग में, आप देखिए ना। तो इनके निर्वाचन में कौन भाग लेगा, तो निर्वाचन में ठीक आपके उसी के बराबर हो जाता है। यानी इनका निर्वाचन के जितने निर्वाचक मंडल में जितने लोग रहते हैं और उनके महाभियोग की प्रक्रिया हटाने में जितने लोग रहते हैं वो बराबर होगा। यानी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो उनके महाभियोग में भी सभी सदस्य होंगे। उसमें थोड़ा ना निर्वाचित मनोनीत तो हम लोग अलग अलग किए हैं, वो तो सभी सदस्य आपको वोट देना है वहाँ, ठीक ना। तो याद कर लीजिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, और जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ठीक ना, समझ गए। इसमें विधानमंडल नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उसे उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है। मान लीजिए कि अगर उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, तो फिर तो राज्यसभा के सभापति का पद खाली हो जाएगा, तो वहाँ कौन कार्य करेगा, तो उपसभापति कार्य करेंगे। कौन करेंगे, उपसभापति। अगला सवाल है कि कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है, तो वो है संसद को। किसको है, संसद को है, ठीक ना। यानी अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो जैसे महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगती है, ठीक उसी तरह आपको इन पर लगती है, यानी उपराष्ट्रपति है। लेकिन अंतर सिर्फ यही होता है कि ये केवल लोकसभा से शुरू होता है। तो उसमें क्या था कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लानी है तो किसी भी सदन से शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें शुरुआत होगा तो केवल राज्यसभा से, इसलिए वही से उसी सदन से सभापति हैं, इसलिए वही से शुरुआत होगा। अब बाकी जितने भी प्रक्रिया हैं वही सेम टू सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति से ये आखिरी सवाल है कि अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को किसे सौंपा जाता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ये अनुच्छेद 71 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। यानी अगर मान लीजिए इनके निर्वाचन में कोई दिक्कत है, विवाद है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो अनुच्छेद 71 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग महान्यायवादी और कैग के बारे में जानते हैं। इनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो महान्यायवादी से संबंधित पहला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, तो बाबू अनुच्छेद 76 में की गई है। इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 76 में। भारत का प्रथम विधि अधिकारी यानी विधि मतलब कानून होता है, यानी कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो वो होते हैं हमारे महान्यायवादी, ठीक ना। अगला सवाल है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक ना। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला सवाल है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो देखिए ये जो अटॉर्नी जनरल है यानी भारत की ये महान्यायवादी हैं, ये भारत सरकार का किसी भी सदन का सदस्य नहीं है ना, किसी भी सदन का सदस्य भी नहीं है। और कोई और ये जो हैं वो सदन के किसी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं देंगे। इसका अधिकार आपको अनुच्छेद 88 के 1 में है, ये बताता है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है, तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने वाले कौन है, हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, यानी भारत के महान्यायवादी हैं। चलिए अगला सवाल है
भारतीय महान्यायवादी का कार्यकाल कितने साल का होता है, यानी भारत के जो महान्यायवादी हैं इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो बाबू इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं, इसलिए कि इनको राष्ट्रपति जी चुनते हैं, तो जब मन राष्ट्रपति इनको लतिया देंगे। तो इनका जो कार्यकाल है ये कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत गर्मी हो रहा है यार, एकदम पूरा पसीना से भीग गए हैं हम। अगला सवाल है कि कैग पद की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। कैग पद की चर्चा यानी सीएजी की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो आपको आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल है कि सीएजी का कार्य क्या है, तो सीएजी क्या कार्य करते हैं, तो यह भारत के लेखा विभाग का प्रधान होते हैं। भारतीय लेखा विभाग के प्रधान कौन होते हैं, वो होते हैं सीएजी। ये राज्य और मतलब केंद्र दोनों के लेखा विभाग का प्रधान होते हैं, ठीक ना, यानी राज्य के लिए अलग से कोई लेखा विभाग का प्रधान नहीं होता है। चलिए अगला सवाल है कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो बाबू कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो कैग की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब। राष्ट्रपति साहब कैग की नियुक्ति करते हैं। वही अगर पूछ देगा कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, कैग का कार्यकाल आपको 6 वर्षों का होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु का। यानी मान लीजिए कि अगर उनका कार्यकाल 6 वर्ष में समाप्त हो जाए तो सही है, नहीं तो अगर वो 65 वर्ष की आयु पार करने लगेंगे तो उनका कार्यकाल वही समाप्त हो जाएगा, भले वो 2 साल या 3 साल तक रहें, ठीक ना। और आज का ये आखिरी सवाल है कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, जिनको हम लोग कैग बोलते हैं शॉर्टकट में, सीएजी, इनके रिपोर्ट की कौन जांच करता है, तो इनके रिपोर्ट को लोक लेखा समिति जांच करती है। कौन जांच करती है, लोक लेखा समिति जांच करती है। चलिए एक स्लाइड और है, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को बंद करेंगे। देखिए इसको हम लोग देख लिए हैं, अब ये आखिरी स्लाइड है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी बाबू परीक्षा में वरीयता क्रम भी पूछ देता है कि इसमें वरीयता क्रम आपको ऑप्शन में दे देगा कि इसमें वरीयता क्रम के अनुसार सजाइए या इसमें कौन सा सही है ऑप्शन, अब वरीयता क्रम दे देगा। वरीयता क्रम मतलब जो जिसका जो पद है वो भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च है और धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक, ठीक ना। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, लिखा है कि भारत के वरीयता क्रम की सूची में भारत के निम्नलिखित पदाधिकारी रखे गए हैं। जैसे सबसे पहले राष्ट्रपति होंगे यानी प्रेसिडेंट, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे वही रहेंगे, उसके बाद चौथा नंबर पे आएंगे राज्यपाल, यानी किसी भी राज्य के राज्यपाल, यानी उस राज्य के राज्यपाल चौथे नंबर पर आएंगे। पाँचवा रहेंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी पूर्व राष्ट्रपति 5वें क्रम पे रहेंगे। 5A पर रहेंगे उप प्रधानमंत्री, ये बाद में जोड़ा गया है, यह आपको मैंने लिख दिया है कि जो 5A है ये बाद में जोड़ा गया है। छठे नंबर पे कौन रहेंगे, तो छठवां नंबर पर रहेंगे लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो लोकसभा अध्यक्ष तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश ये दोनों छठे नंबर पे रहेंगे क्रम में, ठीक ना। सातवां क्रम पे कौन रहेंगे, तो जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो गए, विपक्ष के नेता हो गए, ठीक, और भूतपूर्व प्रधानमंत्री ये सब, या फिर मुख्यमंत्री जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं ये सब 7वें स्थान पे आएंगे, यानी 7वें क्रम पे आएंगे वरीयता में। उसके बाद 7वां के ए है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। उसके बाद 8वां का हो जाएगा आपका राजदूत व उच्चायुक्त, राज्यपाल व मुख्यमंत्री स्वयं के राज्य से बाहर है। उसके बाद 9वां है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इधर नहीं पूछेगा लेकिन मैं आपको जब लिखा हूँ तो बता दे रहा हूँ। 9वां ए में हो जाएगा आपका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी यूपीएससी का अध्यक्ष हो जाएंगे। आपको 10वां में आ जाएंगे आपको लोकसभा अध्यक्ष, यही सब राज्यसभा उपाध्यक्ष आ जाएंगे, ठीक ना। और 11वां में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आ जाएंगे। तो मेनली ये है आपको 6वां 7वां याद करना है, 6वां 7वां तक, कि पहला में राष्ट्रपति हो गए, दूसरा में उपराष्ट्रपति, तीसरा में प्रधानमंत्री, चौथा में राज्यपाल, 5वां में भूतपूर्व राष्ट्रपति, और 5A में उप प्रधानमंत्री, 6वां में लोकसभा अध्यक्ष तथा आपका मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, 7वां में कैबिनेट मंत्री, और उसके बाद एक सेकंड फ़ोन आ रहा है, 6वां में लोकसभा अध्यक्ष, 7वां में कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, उसके बाद मुख्यमंत्री, और आगे आप देख लीजिए 8वां तक कि राज्यपाल व मुख्यमंत्री आ जाएंगे आपको, स्वयं के राज्य से अगर बाहर कार्य कर रहे हैं कोई भी मुख्यमंत्री तो आ जाएंगे, ठीक ना। तो आज का क्लास यही तक, बहुत गर्मी हो रहा है गाइस तो थोड़ा सा दिक्कत पड़ रहा है, ठीक ना, और कॉल भी आ रहा है, तो बस यही बताना था। आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोगों ने जितने भी मैं आपको टॉपिक्स आज के क्लास में पढ़ाया हूँ उससे संबंधित प्रश्नों को कराया है, डायरेक्ट आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक ना। ऐसे ही आप डेली क्लास कीजिए बाबू, दिन में भी क्लास आता है और शाम के यानी रात के 8 बजे भी क्लास आता है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत ही हालत ख़राब हो चुका है गर्मी से, लाइट कटी हुई है, और अगर लाइट भी आएगी तो मुझे पंखा बंद करके ही वीडियो बनाना है, इसलिए कि पंखा का आवाज़ इसमें ना आए। तो पूरी तरह से हम परेशान हो गए हैं, ठीक ना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले क्लास में।